going to study principles of crime that are actus reus and mens rea. First we have definition of crime कि crime क्या होता है. Crime refers to any act or omission that violates established laws resulting in legal punishment. Crime एक act है या omission है जो हमारे established laws को violate करता है, resulting in legal punishment, जिसके लिए हमें एक legal punishment भी मिलती है. It encompasses a broad range of activities from minor offenses to serious felonies. The study of crime involves understanding its causes, patterns and सोसाइटल रिस्पॉन्सेज. ये एक ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ है. इसके अंदर सिर्फ क्राइम कमिट करना ही नहीं आता है, इसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं, जैसे क्राइम कमिट करने का क्या रीज़न था, क्राइम किस पैटर्न से कमिट हुआ या क्राइम कहाँ कमिट हुआ, क्राइम कैसे कैसे स्टेप्स में कमिट हुआ. इसके अंदर सिर्फ माइनर ऑफेंसेस ही नहीं आते हैं, मेजर ऑफेंसेस भी आते हैं. मेजर ऑफेंसेस और माइनर ऑफेंसेस दोनों क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं. अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम. फर्स्ट हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू टेरेंस मॉरिस. अकॉर्डिंग टू टेरेंस मॉरिस, क्राइम इज व्हाट सोसाइटी सीज अ क्राइम बाय एस्टैब्लिशिंग दैट एन एक्ट इज अ वायलेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ. क्राइम एक एक्ट है जो हमारे क्रिमिनल लॉ को वायलेट करता है. और अकॉर्डिंग टू टेरेंस मॉरिस ये भी है, अगर लॉ ही नहीं होगा तो वहाँ पे क्राइम भी नहीं होगा. नेक्स्ट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम refers to the deep-seated theories and elements that are regularly associated with criminal conducts and legal construction surrounding it. General principles हमारी theories हैं या हम elements कह सकते हैं जो criminal conduct में involve हैं. ये हमें जो crime commit हुआ है उसको study करने में हमारे आसान बनाते हैं. द बेसिक्स ऑफ अ क्राइम ought to be legal in nature, must be a human conduct, that human conduct must cause harm to other individuals or other things, state of guilty mind must be present during conduct, and the लास्ट इज पनिशमेंट. फर्स्ट हमारे पास है कि उसके एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट है लीगल इन नेचर. इसका मतलब ये होता है कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो किसी लॉफुल एक्टिविटी को वायलेट कर रही हो. सेकंड है जो क्राइम कमिट हुआ है वो ह्यूमन बीइंग के थ्रू होना चाहिए. थर्ड है जो कि इंटेंशंस ऑफ पर्सन है कि जिस टाइम पर्सन क्राइम कमिट कर रहा था उसकी खुद की इंटेंशंस थी क्राइम कमिट करने की, दैट यस ही वाज विलिंगली कमिटेड दैट क्राइम. उसके ऊपर किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं था या किसी का भी दबाव नहीं था वो क्राइम कमिट करने के लिए. फोर्थ है इंजरी. जो क्राइम कमिट हुआ है उससे या तो किसी को इंजरी हो या किसी को हार्म होना चाहिए. बेसिकली हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट इज ह्यूमन बीइंग, सेकंड इज इंजरी, थर्ड इज गिल्टी माइंड एंड गिल्टी एक्ट. फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, अभी हमने पढ़ा कि किसी क्राइम को कमिट करने के लिए ह्यूमन बीइंग की प्रेजेंस होना ज़रूरी है. जस्ट लाइक अगर किसी एनिमल ने क्राइम कमिट करा है हम एनिमल को तो सज़ा नहीं देंगे, बट अगर वो एनिमल किसी का पेट डॉग, पेट कैट या कुछ भी है तो हम उसके ओनर को लायबल करेंगे पेट को संभाल के रखने है कि पर्सन की डेफिनेशन में सिर्फ नेचुरल पर्सन्स ही नहीं आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन्स भी इंक्लूड होंगे. जस्ट लाइक कंपनी, एसोसिएशन ऑफ बॉडी. जस्ट लाइक अगर कंपनी की तरफ से कोई क्राइम कमिट हुआ है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो मैनेजर्स होंगे या जिस पर्सन की वजह से वो क्राइम हुआ है वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा. अब सेकेंड एलिमेंट आता है इंजरी. द वर्ड इंजरी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 44 ऑफ इंडियन पिनल कोड. Denotes any harm whatever illegally caused to any person in mind, body, reputation or property. Injury has the following elements: causing of any injury to any individual. Such harm must have been caused unlawfully. Harm may relate to body, mind, reputation and property. Injury section 44 IPC में डिफाइन किया गया किसी इंडिविजुअल को होनी चाहिए,
नुकसान की बॉडी को भी हो सकता है। जो एक इन्फ्लुएंस करना मतलब थिंग कंडक्ट करना, तो नहीं, जब तक वो कन्वर्ट क्या नॉट करने, अगर कोई तो मैंने अभी अगर हम लाइब्रेरी से अब नहीं है कि हमें क्राइम में क्रिमिनल से मैं एक्ट नॉन एक एक्ट पर्सन को गिल्टी नहीं बनाता है अगर वहाँ पे उसकी इंटेंशन नहीं है वो क्राइम करने की। दिस लीगल प्रिंसिपल्स एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ अ रॉन्गफुल एक्ट एंड अ गिल्टी माइंड। अभी हमने पढ़ा था गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड के बारे में। ये जो मैगजीम है ये इन्हीं दो एलिमेंट्स के ऊपर टिकी हुई है, वो है wrongful act and guilty mind. The maxim emphasizes that both the actus reus and mens rea must be present for a person to be criminal liable. Actus reus मतलब conduct, mens rea intention, वो ये दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है क्रिमिनल को लाइबल करने के लिए, किसी भी क्राइम के लिए। अब हम एक्टस रियस के बारे में पढ़ेंगे। दिस रेफर्स टू द प्रिंसिपल एक्ट और कंडक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। इट इज़ द रॉन्गफुल एक्ट इटसेल्फ सच एज थेफ्ट, असॉल्ट और मर्डर। ये एक फिजिकल एक्ट है जो कि क्रिमिनल ऑफेंस के दौरान होता है। इसके अंदर जैसे कि आ गया असॉल्ट, मर्डर, थेफ्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमें दिखती हैं कि हाँ वो यहाँ पे कमिट हुआ है। एक फिजिकल एक्ट हमें दिखता है। अब मर्डर में हमें दिखता है कि उस विक्टिम को कैसे मारा गया, किसी स्टैप करके मारा गया, उसको गोली से मारा गया, हमें वहाँ पे दिखता है, वहाँ पे एक्टस रियस दिखता है, मतलब फिजिकल कंडक्ट हमें दिखता है कि येस देयर वॉज अ फिजिकल कंडक्ट फॉर कमिटिंग अ क्राइम।
नेक्स्ट मेंस्ट्रियम, दिस इज अ मेंटल एलिमेंट ऑफ गिल्टी माइंड ऑफ द प्रिपरेटर। ये एक मेंटल एलिमेंट है। अभी मैंने आपको मेंस्ट्रिया के बारे में पहले, गिल्टी माइंड के बारे में आपको पहले भी बताया था कि साइकोलॉजिकल बिहेवियर को डिफाइन करता है क्रिमिनल के, कि यस कि उसकी इंटेंशन थी क्राइम कमिट करने की। इट इन्वॉल्व्स द इंटेंट, नॉलेज और रेकलेसनेस बिहाइंड द क्रिमिनल एक्ट। ये इंटेंट को शो करता है, इंटेंशंस को शो करता है, ये नॉलेज को शो करता है, ये रेकलेसनेस को शो करता है बिहाइंड द क्रिमिनल एक्ट। मैंसिया भी एक लैटिन टर्म है। इसके अंदर हमारे 4 मेन एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज इंटेंशन, डेलिब्रेट इंटेंट टू कमिट द क्रिमिनल एक्ट। इंटेंशन में कि वो खुद की इंटेंशन थी उसको क्राइम कमिट करने की। नॉलेज, अवेयरनेस दैट द एक्शन विल लाइकली रिजल्ट इन द कमीशन ऑफ क्राइम। और जो पर्सन क्राइम कमिट कर रहा था उसको प्रॉपर नॉलेज थी कि जो वो एक्ट कर रहा है उससे क्राइम कमिट हो सकता है या इट कैन रिजल्ट इन द कमीशन ऑफ क्राइम। Recklessness, conscious disregard for substantial and unjustifiable risk associated with the actions। जो वो एक्ट कर रहा था उसने उसके रिस्क को साइड पर रखते हुए वो काम किया। उसको पता था कि इस काम में करने में रिस्क है लेकिन तब भी उसने वो काम किया। नेग्लिजेंस, फेलियर टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर रिजल्टिंग इन अनइंटेंडेड हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस। उसने रीजनेबल, जब उसको वो क्राइम कमिट करना था तो वो रीजनेबल केयर लेगा ही क्यों। उसको पता है उसने सामने वाले पर्सन को मारना है तो चाहे सामने वाले पर्सन को किसी भी तरह से मारे वो उसको मारेगा ही मारेगा। मेंस्ट्रिया एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये कॉम्प्लेक्स होता है प्रूव करने में ड्यूरिंग क्रिमिनल ट्रायल, क्योंकि हम किसी की इंटेंशंस को डायरेक्टली नहीं बता सकते कि उसकी इंटेंशन थी कि नहीं थी। हमें वेरियस एविडेंस वहाँ पे प्रूव करने पड़ेंगे कि यस क्रिमिनल वाज इंटेंटेड टू किल और टू कमिट दैट क्राइम। अब सेकंड है हमारे पास कॉर्पस डेलिसिटी। कॉर्पस डेलिसिटी एक लैटिन टर्म है जो हमें बताती है बॉडी ऑफ क्राइम। ये एक कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल लॉ का जो क्रूशियल रोल प्ले करता है जस्टिस में और लीगल प्रोसीडिंग्स में। It refers to the essential elements or evidence required to establish that the crime has occurred, encompassing both the important element that is physical act and mental state। ये इस essential element इसलिए है क्योंकि ये एविडेंस रिक्वायर करता है कि वहाँ पे कमिट हुआ। एविडेंस रिक्वायर किस लिए करता है? जो 2 एलिमेंट्स हमने पहले अभी पढ़े, एक्टस रियस और मेंस्ट्रिया के लिए। एस्टैब्लिशिंग द कॉर्पस डेलिसिटी इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। ये इसलिए ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट थी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल्स में बिकॉज अगर हम वहाँ पे एविडेंस प्रूव करेंगे कि यस पर्सन वहाँ पे गिल्टी माइंड था पर्सन का वहाँ पे, तभी हम उसको लायबल कर पाएंगे ना कि यस उसने क्राइम अपनी मर्जी से कमिट करा। It prevents the prosecution from relying solely on confessions or admissions without corroborating evidence। ये प्रोसिक्यूशन जो जितने भी हमारे कन्फेशंस होते हैं कि यस मैंने क्राइम कमिट करा या एडमिशन जितने भी होते हैं उससे उसके ऊपर रिलाई करने से थोड़ा कम कर देता है ताकि हम लोग एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सके। अब कन्फेशन जो है वो किसी को भी जोर ज़बरदस्ती से हम लोग कन्फेशन करा सकते हैं कि नहीं, तो हम किसी को भी कह सकते हैं जोर ज़बरदस्ती से या कोई भी धमकी देके कि आपको ये वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि क्राइम आपने कमिट करा है। लेकिन अगर हम वहाँ पे एविडेंस प्रूव करते हैं अगर कि हाँ इस पर्सन ने क्राइम कमिट नहीं करा है तो हम लोग उस चीज़ से बच सकते हैं। अब हमारे पास इसमें कुछ चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस क्या है? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम, गैदरिंग एविडेंस टू एस्टैब्लिश बोथ द एक्टर्स रेस एंड मेंस्ट्रुएशन कैन बी कॉम्प्लेक्स। अगर कोई नेचर ऑफ क्राइम मतलब क्राइम मेजर है माइनर है, अगर हमें एविडेंस गैदर करने हैं एक्टर्स रेस और मेंस्ट्रुएशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। अब जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, साइबर एक्टिविटीज़ है, इस चीज़ में तो हम लोग मेंस्ट्रुएशन को कहीं से भी प्रूव नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा हमारा हार्डवर्क लगेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा इन चीज़ों में मेंस्ट्रुएशन प्रूव करना।
Determining an individual's state of mind can be subjective. It often involves imperative behavior, statements, or circumstances to establish a requisite level of intent, which can be challenging in some case. अब वही बात आ गई कि एक माइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव करने के लिए एक बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर होती हैं. सबसे पहले हमें उसका बिहेवियर देखना पड़ेगा, पर्सन का बिहेवियर देखना पड़ेगा, जो सर्कमस्टांसिस वहाँ पे बने, उसने ये क्राइम कमिट किस लिए करा, कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसिस थे कि उसको क्राइम कमिट करना पड़ा. अब नेक्स्ट मैक्सिम हमारे पास है कोजा कॉजेंस. ये भी एक लैटिन टर्म है जो बताती है कॉजिंग कॉज. Dwells into the heart of causation theories, dissecting the layers of events to identify the primary and immediate cause that directly leads to a specific outcome. This concept is integral to philosophical, scientific, and legal discussions, shedding light on the intricacies of cause and effect relationship. अब कोजा कॉजिंग्स में हम लोग क्या है कि हम उसमें प्राइमरी और इमीडिएट कॉज पढ़ते हैं कि कौन कौन से क्राइम कमिट करने में डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे थे. जैसे कि इसमें लिखा डाइसेक्टिंग द लेयर्स ऑफ इवेंट्स टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी एंड इमीडिएट कॉज दैट डायरेक्टली लेड्स टू स्पेसिफिक आउटकम. अब जो क्राइम कमिट हुआ है, हम क्राइम कमिट करने जो भी क्राइम कमिट हुआ है हम उसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे जो हम एक डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन से हम प्राइमरी कोज थे और कौन से इमीडिएट कोज थे जिसने जो क्राइम कमिट करने में थे. Layers of causations. Causa causation focuses on the proximate or immediate cause in a chain of events. ये एक immediate cause को देखता है कि कौन से स्टेप्स ऐसे थे जो क्राइम कमिट करने में बहुत ज़्यादा नियरेस्ट causes थे क्राइम कमिट करने में. It identifies the factor that directly triggers that outcome, distinguishing it from more remote or indirect causes that might have contributed but are not the primary ड्राइवर्स. ये फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है जो डायरेक्टली आउटकम में इन्वॉल्व थे और उनको उन चीज़ों से भी अलग करता है जो इनडायरेक्टली थे और जिनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था वो क्राइम कमिट करने में. In the realm of law, establishing causa causans is crucial for determining liability. It helps discern responsibility by pinpointing the direct and immediate cause of an event, guiding legal judgments and ensuring a fair assessment of culpability. ये बहुत ज़्यादा causa causans एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हम एलिमेंट मान सकते हैं क्योंकि एक तो ये उन चीज़ों को पिन पॉइंट करता है जो डायरेक्टली रिलेटेड थे क्राइम में और उन चीज़ों को साइड पर रखता है जो कि एक जुडिशियल ट्रायल में जो चीज़ें जो हैं वो टाइम वेस्ट कर सकती हैं. अब लास्ट मैक्सिम हमारे पास है इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसिड. ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज. This principle holds that a person cannot escape liability or punishment for letting a law simply because they were unaware of its existence or did not understand it. इस मैक्सिम का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन इस बात का डिफेंस नहीं ले सकता है कि उसको लॉ के बारे में पता ही नहीं था या उसको लॉ समझ में नहीं आया. वो ये एक्सक्यूज दे के पनिशमेंट से नहीं बच सकता है. ये मैगजीन ये कहता है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है कि उसको अपने कंट्रीज के लॉ पता हो और वो उन लॉज को प्रॉपरली फॉलो करे. अब अगर कोई पर्सन अब जिस पर्सन को अपनी कंट्री के लॉज ही नहीं पता तो अब उसको तो क्या ही हम लोग कह सकते हैं. वैसे तो जैसे कि लैक ऑफ अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लॉ डज नॉट एक्सेप्ट वन फ्रॉम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज. अब उसको लॉ के बारे में नहीं पता, अब वो लॉ के बारे में अवेयर नहीं है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो इस बात से बच नहीं सकता. वो उसकी गलती है. अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके आसपास इतने सारे लोग हैं, वो किसी को कह सकता है कि क्या लॉ है, किस लिए है, उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या है. It promotes the idea that everyone is equal before the law and ignorance cannot be used as a special privilege or excuse to avoid legal repercussions. ये एक important element इसलिए है क्योंकि एक तो ये
ये बताता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। अब जिसको लॉ की नॉलेज नहीं है या जिसको लॉ की नॉलेज है, दोनों उसके लिए ट्राइबल होंगे अगर उन्होंने क्राइम कमिट करा है। अब इग्नोरेंस की वजह से हम उसको स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे कि हाँ, अगर किसी ने किसी को मार दिया और वो ये कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मर्डर एक क्राइम है या मर्डर के लिए कोई लॉ भी बना है, तो हम उसको इस बात के लिए नहीं छोड़ सकते ना। ये तो साफ सीधा एक नेचुरल जस्टिस है कि अगर तुम किसी को मार रहे हो तो तुम्हें तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। अब नेक्स्ट इसकी एक्सेप्शंस आती हैं। एक्सेप्शंस में क्या होता है, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इन कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम्स एक्सपेक्टिंग कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ ए लॉ मे बी अनरियलिस्टिक। अब कुछ लोग जो हैं इस चीज़ के अगेंस्ट में है, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम ये कहें कि किसी पर्सन को पूरे प्रॉपर लॉ की जानकारी होगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एक हमारा जो लीगल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं है अपने माइंड में कवर करके रखना। In some cases there may be exceptions for highly technical or obscure legal regulations। अब कुछ regulations ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, एक जो लेमैन है उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक लेमैन के लिए, जो कि हमारे टेक्निकल लॉज हैं। रिलायंस ऑन लीगल प्रोफेशनल्स, सम लीगल सिस्टम्स रिकॉग्नाइजेज दैट इंडिविजुअल may need to rely on legal professionals for advice and the principle may be applied differently in case where individuals have sought legal advice। इसमें क्या है कि सम लीगल सिस्टम्स रिकॉग्नाइजेज दैट, जो कुछ लीगल सिस्टम से भी बोलते हैं कि अब कुछ लोग जो हैं वो लीगल प्रोफेशनल्स के, जैसे लॉयर्स हो गए, लॉयर्स, एडवोकेट्स या कुछ भी ऐसे जो लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड है, वो उनकी हेल्प ले सकते हैं। अब डिफरेंट केसेस में डिफरेंट प्रिंसिपल्स अप्लाइड होंगे।